हेलबाउंड एक डिस्टोपियन दुनिया की कहानी बताता है जहां पर भगवान के फैसले को दिखाया जाता है कुछ नर्क के जीवों के जरिए जो जमीन पर आते हैं और पापियों को दिन के उजाले में मार डालते हैं और फिर उन्हें नर्क भेज देते हैं। पहला सीजन एक काफी बड़े क्लिफ हैंगर के साथ खत्म होता है। हेलबाउंड के पहले 3 एपिसोड्स में हम एक कल टाइप के ग्रुप को फॉलो करते हैं जो द न्यू ट्रूथ कहलाते हैं, जिसे जुन सिंसु लीड कर रहा है। इस जिंदगी जीता है और भगवान का मैसेज कुछ गैदरिंग्स के जरिए फैलाता है ताकि लोग गॉड की विल को समझ सकें। उसके हिसाब से जो लोग पाप करते हैं उन्हें एक फरिश्ते की तरह रूहानी ताकत से एक फरमान मिलता है जो कि हवा में तैरता हुआ सर होता है। ये सर चुनिंदा इंसानों के सामने आके उनकी मौत का टाइम बताता है और फिर वो जीव आके उसे नर्क भेज देते हैं। शो शुरू होता है एक कैफे में कुछ मॉन्स्टर टाइप जीव घुस जाते हैं और एक आदमी को बाहर खींच निकालते हैं। कुछ सेकंड्स पहले वो आदमी अपने फोन पर टाइम देख रहा होता है और परेशान होता है। ये आदमी ऑब्वियसली मौत का फरमान पा चुका होता है। वो जीव उस आदमी को बहुत ही गंदे तरीके से मारते हैं और फिर उसके ऊपर हाथ रखकर एक सफेद रोशनी से उस आदमी को राख में बदल देते हैं। दूसरी तरफ हम डिटेक्टिव क्यूरन से मिलते हैं जो एक सिंपल पुलिस वाला है और उसकी बीवी का कुछ साल पहले मर्डर हो गया था। उसका अपनी बेटी ही जुन के साथ रिश्ता थोड़ा बिगड़ गया है और वो शौक में है ये देख कर कि उसकी बेटी जिनसू की फॉलोअर है। जब उसे न्यू ट्रूथ के बारे में पता लगाने के लिए भेजा जाता है, क्यों हुन गुस्से में होता है लेकिन जिनसू उसे समझाता है कि वो सिर्फ वॉलंटियर बन के वहाँ काम कर रही है। जब क्यों हुन जिनसू से मिलता है तब वो बात करता है कि इंसानों के पास कुछ भी करने की छूट होती है और इसीलिए वो हमेशा पापी बनने के डर में नहीं जीत सकते। लेकिन जिनसू उसके मर्डर्ड वाइफ का जिक्र करती है ताकि वो उसे दूसरे साइड का भी आइडिया दिला सके। उसकी वाइफ का मर्डर जेल में था लेकिन क्योंकि वो ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में था जब उसने वो क्राइम कमिट किया था, इसलिए उसे 10 साल की सजा के बदले सिर्फ 6 साल में ही छोड़ दिया गया था। हेलबाउंड के पहले हाफ में हम पाक जुन जहाँ से भी मिलते हैं। वो 2 बच्चों की सिंगल माँ है जो एक शांत जिंदगी जी रही है लेकिन उसको भी फरिश्ते का फरमान मिलता है। ये देखकर वो अपने छोटे बच्चे के लिए डर जाती है। जिनसू से पूछता है कि क्या वो उसकी मौत को एक डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर शोकेस कर सकता है ताकि लोग समझ सके कि ये सिचुएशन कितनी गंभीर है। वो इसके बदले उसे एक मोटी रकम देने का वादा करता है कॉम्पेंसेशन के तौर पर। अपने बच्चों के बारे में सोचकर जुंजा की लॉयर जजिन के पास जाती है जो उसे सेफली पैसे दिलवाने में मदद करती है। साथ ही में एरा हेड नाम का भी एक ग्रुप है जो पहले द न्यू ट्रूथ के फॉलोअर्स थे। इनास नाम का एक आदमी उनका लीडर जैसा दिखाया गया है लेकिन बाद में लगता है जैसे वो ग्रुप सिर्फ एक आदमी के अंडर नहीं चल रहा था। स्कल मास्क बस उनका स्पोक्स पर्सन था। स्कल मास्क एक वीडियो ब्रॉडकास्ट करता है जहाँ पर वो लोगों को इनकरेज करता है कि वो उन चुनिंदा पापियों के पीछे पड़े और उन्हें अपने पापों का प्रायश्चित करने पर मजबूर करें। लेकिन ये सिर्फ पापियों को ही नहीं बल्कि उनके परिवार को भी नुकसान पहुंचाता है। सबसे बुरी बात यह है कि क्यों हुन का पार्टनर युनप्यो खुद एरो हेड्स का सपोर्टर है और जब स्कल मास्क को उस औरत के बारे में पता चलता है तो युनप्यो उसका सब डिटेल्स उसके सामने रख देता है। ये याद रखने वाली बात है कि अब तक द एरो हेड्स और द न्यू ट्रूथ बिल्कुल अलग दिखाए गए थे और युनसुक अपने आप को इस वाले ग्रुप से कभी भी नहीं जोड़ता था। लॉयर ही जिन सूडो लॉ फर्म में काम करती है। ये जिन एक आदमी को रिप्रेजेंट करती है जो एरो हेड मेंबर से बिक गया होता है। अथॉरिटीज को नेटामिस में कोई पछतावा नहीं दिखता और वो माइनस भी होते हैं। ये था एरो हेड्स का असली चेहरा। ये जिन युंजा का केस लेती है और वो उसके बच्चों का भी ध्यान रखने का वादा करती है। ये जिन की माँ को टर्मिनल कैंसर है और वो बस ये चाहती है कि उसकी मॉम दर्द के बिना हो और ये जिन उसके साथ रहे जो बाय द वे उसे नहीं मिलता। साथ ही ये भी पता चलता है कि शो के शुरू में जो डेड बॉडी नर्क भेजी गई थी उसके अवशेष कुछ सुपरनैचुरल होते हैं क्योंकि वो उस इंसान के ही नहीं थे। जब जुंजा पैसे के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर रही होती है, जिनसू जानबूझकर उसका पास्ट उगलवाने की कोशिश करता है ताकि ये पता चले कि उसने क्या पाप किए हैं, लेकिन उसे कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। सिर्फ ये पता चलता है कि उसके बच्चों के अलग अलग पाप हैं और जुंजा हमेशा से सिंगल मॉम रही है। साथ साथ ये भी पता चलता है कि ये जुन जिनसू के साथ रहती है और उसे अपनी माँ की मौत का गिल्ट फील हो रहा होता है। जब उसकी माँ का मर्डर हुआ था उसे अपनी माँ को एक बैग डिलीवर करना था लेकिन वो एक कुत्ते को देखकर भटक गई थी और वो बैग उसको देना भूल गई थी, इसलिए उसकी माँ उसके पास गई थी और कभी वापस ही नहीं आई। जिनसू फिर उसे उस जगह ले जाता है जहाँ उसकी माँ का मर्डर रहता है। वो पहली बार उस आदमी को देखती है। जिनसू एक जुन को उस आदमी को मारने के लिए ले जाता है और वो उस आदमी को फर्नेस में जिंदा जला देते हैं उसके क्राइम्स के लिए। जिनसू फिर उस बॉडी को ऐसे पेश करता है ताकि ऐसा लगे कि इस बॉडी को एक रूहानी फरमान मिला था ताकि ये सारा चक्कर द न्यू ट्रूथ को और भी ज्यादा मजबूत कर सके। साथ ही द न्यू ट्रूथ के मेंबर्स और एरो हेड्स दोनों जगह जगह पर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं ताकि जुंजा अपने पापों को कबूल कर ले। ये जिन जुंजा के बच्चों को कनाडा भेज देती है उनकी सेफ्टी के लिए। जब उनकी आइडेंटिटी ऑनलाइन लीक हो जाती है, डेमोन्स्ट्रेशन एक बड़ा तमाशा बन जाता है जहाँ वीआईपी लोग मास्क पहनकर आते हैं और ये बड़े न्यूज आउटलेट्स पर भी ब्रॉडकास्ट होता है। जुंजा कभी भी अपने पापों को कबूल नहीं करती क्योंकि शायद उसने वैसे कोई सिग्निफिकेंट पाप किया भी ना हो। जुंजा का मर्डर एक स्पेक्टेकल बन जाता है जो हर जगह के लोग देख रहे थे, चाहे वो कितना भी ब्रूटल क्यों ना हो। जब ये सिलसिला खत्म होता है वीआईपी लोग सब उस कपड़े के सामने जाके झुकते हैं और वहाँ पे खड़ा हर एक आदमी उसे झुककर सलाम करता है, सिर्फ ये जिन और उसकी कोलीग को छोड़कर। ये देखकर एरोहेड्स
हेड्स को ये जिनको सबक सिखाने का आइडिया आता है। वो समझ जाती है कि अब क्या होने वाला है और वो अपनी माँ के साथ भागने लगती है। वो अपने ऑफिस के पास पहुंचती है, लेकिन तब उसे समझ आता है कि उसे अपनी माँ को बेसमेंट में गाड़ी में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। उसका ऑफिस पूरी तरह से वेंडलाइज था और उसकी बॉस को भी मारा गया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एरोहेड्स ने उस बूढ़ी औरत को बेशर्मी से मार दिया था। वो ये जिन को भी मारते हैं और उसकी आंखों के सामने उसकी माँ दम तोड़ देती है। ये जिन काफी शौक हो जाती है जब उसे एक मैसेज मिलता है कि जिनसू को 2004 में 20 साल पहले ऐसा ही एक फरमान मिला था। मैसेज देने वाला इंसान युंग जिन है और उसके पास एक रिकॉर्डिंग है जहाँ जिनसू अपने आदेश के बारे में बताता है। ये जिन रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद उससे कॉपी मांगती है, लेकिन जुंग जिन उसके सामने ही उसको डिलीट कर देता है। पता चलता है कि जुंग जिन ने यूजिन को ये सब बताकर उसे फंसाने की कोशिश की ताकि वो उसे मार सके, पर एक्चुअल में वो जिनजू का सक्सेसर था। अगर ये बात सबको पता चल जाती तो द न्यू ट्रूथ का पूरा ड्रामा सबके सामने फूट जाता, क्योंकि ये फरमान सिर्फ पापी को ही नहीं बल्कि किसी को भी मिल सकता है। युन जिन और उसके एरोहेड्स के साथ ही ये जिन को मारने की कोशिश करते हैं, पर ये जिन बच जाती है और थोड़ी देर बाद वापस अपनी आंखें खोलती है, इस बार एक नई सोच और अप्रोच के साथ। सबके दौरान जिन युन जिनसू से मिलने जाता है। न्यूज में उसने देखा होता है कि युनसिन ने कुछ हिंट्स दिए हैं कि ये जुन उसके साथ रह रही है। जैसे ही उसका जैकेट बैकग्राउंड में दिखता है, क्यून को इस बात से गुस्सा आता है और वो जिनसू को मारने लगता है। तब जिनसू उससे अपने फरमान के बारे में भी बताता है कि उसके पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। जिनसू उसे कहता है कि उसके बाद वो दुनिया को क्यून जैसे कैपेबल इंसान के हाथ में छोड़ना चाहता है। जिनसू फिर उसे बताता है कि ये जुन और उसने मर्डर के साथ क्या किया था, जिस वजह से क्यून को उसकी मौत के बारे में सच छुपाना पड़ता है। जिनसू ने अपनी जिंदगी को राइटियस बनाने की कोशिश इसलिए की थी क्योंकि वो चाहता था कि उसकी माँ उसके पास लौट आए, जिन्होंने उसे बचपन में छोड़ दिया था। उससे इस फरमान की फिक्र नहीं थी क्योंकि ये तो किसी को भी मिल सकता था। अब कहानी 4 साल आगे बढ़ती है। द न्यू ट्रूथ अभी एक कल्ट के रूप में और भी बड़ा हो गया है, जहाँ यूनिफॉर्म और ब्लाइंड पॉलिटिकल सपोर्ट दिखाई देती है। अब ये कल्ट अमीर लोगों के पास पहुंचता है और गरीब लोगों को मैनिपुलेट करता है। जॉन जिल अब इस ऑर्गेनाइजेशन का नया लीडर बन गया है और उसका लुक भी एक तरह से संकी वाली वाइब्स भी दे रहा होता है। एरोहेड्स अब सीक्रेट में द न्यू ट्रूथ के लिए काम करते हैं। जुंजा का घर अब एक म्यूजियम बन गया है जहाँ उन जीवों के स्टैचूज और डेमोस्ट्रेशन का रीएनैक्टमेंट किया गया है। सबसे जरूरी बात, जुंजा के अवशेषों को एक ग्लास बॉक्स में डिस्प्ले किया गया है। इधर योंगजाई नाम का एक आदमी है जो एक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी में काम करता है। उसकी पत्नी सोयुन बच्चे को जन्म देने वाली होती है, लेकिन योंगजाई को द न्यू ट्रूथ के मैसेज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो बस उनके लिए एड्स बना रहा था। ये उसके और टीगिन के बीच के कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनता है। योंगजाई और सीएन ने अपने नए पैदा हुए बेटे का नाम टफी रखा है और अब वो आईसीयू में भर्ती है। एक रात यूजिन की वजह से यूजिन को काम पर देर रात तक रुकना पड़ता है। सोयुन उसे हॉस्पिटल से अपने बच्चों का वीडियो बनाकर भेजने की कोशिश करती है, लेकिन वीडियो के दौरान वो देखती है कि 2-3 दिन के टफी को भी एक फरमान मिला है, जिससे वो पैनिक कर जाती है और द न्यू ट्रूथ के साइट पर इसकी तोड़ ढूंढती है, लेकिन उसे न्यू बॉर्न्स के बारे में कुछ भी नहीं मिलता। इस वक्त योंजाई को पता चलता है कि उसका एक कोलीग जो खुद एक फरमान का सामना कर रहा है, जो इससे मरना चाहता है ताकि उसके परिवार को शर्मिंदगी ना झेलनी पड़े। उसका कोलीग सोडू को कांटेक्ट करता है, जो समय आने पर फरमान पायल लोगों की डेड बॉडीज क्लीन अप कर देते हैं ताकि ऐसा लगे जैसे वो बस गायब हो गए हों। योंगजाई को सोडू के बारे में ये पता चल जाता है, जो ये जिन के अंदर ऑपरेट कर रहा है और लोगों को द न्यू ट्रूथ से बचाने की कोशिश कर रहा है। जब योंगजाई को टफी की मौत के फरमान के बारे में सुनता है, वो शौक में प्रोफेसर गोंग से मदद मांगता है। ये जिन योंगजाई से मिलती है और वो रिक्वेस्ट करती है कि वो टफी का डेमोन्स्ट्रेशन रिकॉर्ड करे ताकि द न्यू ट्रूथ के झूठ का पर्दाफाश हो सके। बस योन सोडू पर भरोसा नहीं करता और वह द न्यू ट्रूथ के पास जाती है, जहाँ पर उसे टफी से अलग कर दिया जाता है। योंजाई ये जिन आखिरी वक्त पर आते हैं और सेयोन और टफी के साथ निकल जाते हैं। वो ली जुंग नाम के एक आदमी के घर पर छुप जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि ये बंदा असल में स्कल का आदमी है जो उन्हें फंसाने के लिए बुला रहा है। जॉनडुंग को भी फरमान मिला हुआ है जो टफी के डेमोन्स्ट्रेशन के सिर्फ 5 मिनट बाद ही होने वाला था। योंगजिल उसे कन्विंस करता है कि भगवान उसे अपनी गलतियों को सुधारने के लिए इस्तेमाल कर रहा है और टोंगुक को उस बात पर यकीन कर लेता है। टोंगुक ये जिन और योंगजाई को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे रोक लेता है जब सोयोन टफी को लेकर भाग जाती है ताकि सबके सामने उसका डेमोन्स्ट्रेशन हो सके। जब वो जीव आते हैं, सोयोन टफी को लेकर भागने लगती है और योंगजाई और ये जिन उन जीवों से लड़ने लगते हैं। आखिरी वक्त पर सोयोन और योंगजाई अपने बच्चों को टाइटली हग कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये जीव टफी को छोड़ उन दोनों को नर्क भेज देते हैं, लेकिन बच्चा बचा रहता है। जोंगबुक जो अब होश में आ गया है, टफी को मारने की कोशिश करता है क्योंकि उसका मानना है कि ये भगवान की मर्जी है, लेकिन तभी ये जीव वापस आकर उसका काम तमाम कर देते हैं। ये जिन टफी को लेकर निकल जाती है, लेकिन वो जीव द न्यू ट्रूथ के लोगों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। वो यूजिन का पीछा करता है, लेकिन वहाँ के लोग उसे रोक लेते हैं। एक बूढ़ा इंसान उसे स्कैम बुलाता है, जिस पर यूजिन गुस्से में उसे मारने लगता है। पुलिस वहाँ खड़ी रहती है और कुछ नहीं करती, लेकिन आखिर में यूजिन को अरेस्ट कर लिया जाता है। सीजन 1 के एंड में यूजिन एक टैक्सी पकड़ती है, लेकिन टैक्सी का ड्राइवर जैसे उसके बारे में पहले से ही कुछ जानता था और उसके अंदर एक अजीब सी हवस थी, लेकिन शायद ऐसा नहीं है। आखिरी 3 एपिसोड्स में युंग हुन के बारे में कोई अपडेट नहीं मिला, इसीलिए मुझे लगता है कि वो सीजन 2 में वापस आने वाला है और ये बूढ़ा
ड्राइवर शायद युंग यून ही है जो अपनी पहचान छुपा रहा है। दूसरी तरफ जोंगजा म्यूजियम में एकदम से वापस जिंदा हो जाती है। ये कैसे पॉसिबल है, ये अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन इसका जवाब हमें सीजन 2 में जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, आप हेलबाउंड के सीजन 2 के लिए कितना एक्साइटेड है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।